हेलो बच्चों, श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह आपको मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कराऊंगी। मनोविज्ञान बीए फर्स्ट ईयर में 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र है मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। लिखें। द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। प्रथम प्रश्न पत्र आपका मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, द्वितीय प्रश्न पत्र आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। चूँकि यह आपके लिए नया विषय है, इसलिए आपको मनोविज्ञान का एक सूक्ष्म परिचय देना चाहूँगी कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए यही एक समस्या हो जाएगी कि मनोविज्ञान क्या है, आप यही सोचेंगे। तो उसके लिए आपको एक सामान्य सी जानकारी कि मनोविज्ञान विषय क्या है, मनोविज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, मनोविज्ञान किस तरह से पढ़ाया जाता है आदि जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते हैं या आ रहे होंगे, उनका थोड़ा सा परिचय आपको, उन समस्याओं का समाधान आपको मैं देती चलूँगी। ठीक है। मनोविज्ञान जैसा कि शाब्दिक अर्थ में आप लेते हैं तो आप कहते हैं कि मन का विज्ञान। इसके शाब्दिक अर्थ से भी पता चलता है कि यह मन का विज्ञान कहा जाने वाला विषय है। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम इसे मन का विज्ञान ही कहते हैं। लेकिन जब इसका धीरे धीरे इस विषय का परिष्कृत किया गया, परिमार्जन किया गया, तो विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न विचारधाराएं इस सब विषय के लिए आने लगी। सबसे पहले यह इसकी उत्पत्ति, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। यह दर्शन शास्त्र को इस विषय का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। फिर दर्शन शास्त्र के साथ जब यह अलग हुआ, सबसे पहले जब प्लेटो और अरस्तु आए तो इन्होंने कहा कि चूँकि ये दार्शनिक थे, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा हम सब में पाई जाती है, हम में पाई जाती है, आप में भी पाई जाती है, लेकिन वह कहीं पर दिखाई देने वाला तत्व नहीं है। उसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन करके पुनः सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको फिर मन का विज्ञान कहा गया, इसको मन का विज्ञान कह के परिभाषित किया गया। तो जब मन भी हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचारों को ही माना गया, तो इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। फिर आया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना के भी कई रूप होते हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो उसका भी वैज्ञानिक अध्ययन पूर्णतः कर पाने में यह संभव नहीं था, इसलिए इसको भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं कही गई। इसका भी कोई वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं हो पाया। इसलिए फिर आया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कोई भी व्यवहार
क्यों होता है, कोई भी प्राणी किस दशा में कैसा व्यवहार करता है, क्यों करता है, कैसे करता है आदि का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत होने लगा। किसी भी व्यवहार को करने के पीछे कौन सी शक्ति कार्य करती है, हम कोई भी व्यवहार क्यों करते हैं आदि प्रश्न इस परिभाषा के साथ जुड़ने लगा। तो फिर इस परिभाषा में विभिन्न अन्य शब्दों को भी जोड़ा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का ही विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। यानी कि व्यवहार के विज्ञान के साथ साथ इसमें मानसिक क्रियाएं शब्द भी जुड़ गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान एवं मानसिक क्रियाओं का विज्ञान कहा जाने लगा। मनोविज्ञान जब व्यवहार और मानसिक क्रियाएं दोनों शब्द जुड़ गया तो विभिन्न मानसिक क्रियाएं हमारी होती रहती हैं। हम चेतन अचेतन किसी भी अवस्था में रहते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न आंतरिक और बाह्य क्रियाएं होती रहती हैं। विभिन्न अवस्था में हम विभिन्न तरीके के व्यवहार को करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी परिभाषा बन के क्या आई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और विभिन्न मानसिक क्रियाओं का विज्ञान कहा जाने लगा। ठीक है, थोड़ा सा हम शब्द की तरफ चलते हैं मनोविज्ञान के, कि मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। साइकोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के योग से बना है। ग्रीक भाषा के शब्दों के योग से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द क्या हैं? साइके प्लस लोगस। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करने वाला विज्ञान। साइके का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है भूल गए। साइके का अर्थ है आत्मा का प्लस विचार करने वाला विज्ञान। साइके का अर्थ है, चूँकि शाब्दिक अर्थ हमको लेके चलना है, तो साइके का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है विचार करने वाला विज्ञान, यानी आत्मा का विचार, आत्मा का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। ठीक है, ये आपका हो गया एक सामान्य सा परिचय, जिसमें कि हम आत्मा और विचार करने वाले विज्ञान को मिलाकर बना लेते हैं यहाँ पर मनोविज्ञान। ये हो गया आपको फर्स्ट पेपर का या परिचय, मनोविज्ञान का परिचय, एक सूक्ष्म परिचय जो आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र। मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हैं बेटा। मनोविज्ञान के वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, चूँकि हम एक सूक्ष्म परिचय दे रहे हैं। जब अध्ययन एक पूर्णतः पाठ्यक्रम के अतिरिक्त
जब शुरू हो जाएगा तो उसके अंतर्गत आप अपने पाठ्य सामग्री के अंतर्गत पढ़ेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो मनोविज्ञान का क्षेत्र मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला है समाज मनोविज्ञान, दूसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान, तीसरा है आपका फिर आपकी आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपके संबंध विकास, संबंध किससे? बालक का पहले परिवार से, उसके पश्चात उसके मित्रों से। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे विकास क्रम में आगे बढ़ता जाता है उसका संबंध भी विकसित, संबंध का, उसके संबंधों का भी विकास होने लगता है। वह अपने निजी संबंधों को भी बनाने लगता है जो कि वह अपने आगे के अन्य सारे विकासों के साथ साथ लेके चलता है, ठीक है। उसके पश्चात फिर है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं, जैसे नशाखोरी, तंबाकू। नशाखोरी में वैसे सारे नशे आ जाते हैं, तंबाकू या अपशब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग आदि, ठीक है। ये आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है, सेकंड पेपर का विकासात्मक मनोविज्ञान का। अब हम देखें हमारी विषय वस्तु क्या है, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान की विषय वस्तु हमारी है विकास। विकास से तात्पर्य कि आगे प्रगति करने वाला, आगे बढ़ने वाला कोई तत्व, ठीक है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। बालक जब गर्भ में आता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत उसकी प्रक्रिया चलती रहती है विकास की। बालक कुछ ना कुछ विभिन्न अवस्थाओं में होता हुआ आगे बढ़ता जाता है, सीखता जाता है। वृद्धावस्था तक हम सीखते हैं। मानव वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ नई चीज़ों का विकास होता रहता है, उसके अंदर वो सीखता जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बालक का जो विकास होता है वह क्रमिक होता है, एक क्रम से ही होता है। ये नहीं है कि बालक जन्म लिया तो पहले कूदने लगेगा फिर वो घुटनों के बल रेंगेगा, नहीं। पहले वो जन्म लेता है तो वह एक दूसरों पर आश्रित, अपने परिवार पर, अपनी माता पर आश्रित रहता है। उसके पश्चात धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास होने लगता है, उसकी हड्डियों का विकास होने लगता है, उसकी मांसपेशियों का विकास होने लगता है। तो वह अपने से, स्वयं से अपने हाथों को, अपने आँखों को, अपने गर्दन को, अपने पैरों को हिलाता है। विकास क्रम में ऐसे ही धीरे धीरे हाथों पैरों को हिलाना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे करवट लेना सीखता है, फिर धीरे धीरे करवट लेके फिर वो पेट के बल होता है। पेट के बल होते होते फिर वो आगे इसी विकास क्रम में आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। विकास की जो प्रक्रिया है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सिर्फ एक ही विकास नहीं हो रहा है, ये हमने आपको बताया वो क्रियात्मक विकास
के अंतर्गत आएगा, शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगा। लेकिन सिर्फ यही विकास एक साथ नहीं होता रहता, उसमें वो पहचान संबंधी, उसमें संवेगों का भी विकास होता रहता है। उसके साथ साथ जब वो विकास क्रम में आगे बढ़ रहा है बालक, उसके अंदर सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, आदि विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास आदि विकास उसका साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया, सारे विकास आगे पीछे अपने अपने समय पर होते रहते हैं। उसका जो विकास क्रम चलता है वह ये है कि क्रमिक, शारीरिक विकास का जो क्रम है वह क्रमिक चलता रहता है। नई क्रियाएं वह सीखता जाता है, पुरानी क्रियाएं उसकी छूटती जाती हैं। जैसे वो विकास क्रम में जब आगे बढ़ता है तो जब घुटने के बल चलता है तो बालक फिर खड़े होकर चलने का प्रयास करता है, फिर वो पलट के रेंगने का प्रयास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका बौद्धिक विकास भी साथ साथ होता रहता है। तो बौद्धिक विकास के कारण वह रेंगने की प्रक्रिया से फिर खड़े होकर चलना, फिर दौड़ना, फिर उसी के साथ साथ वह आगे बढ़ता चला जाता है। बालक इसी विकास क्रम को बालक के संरचनात्मक विकास कहते हैं। संरचनात्मक विकास किसे कहेंगे? जो व्यक्ति में नई चीज़ों को सीखने हेतु, जो बालक को नई चीज़ों को सीखने हेतु प्रेरित करती रहती हैं, उन सारे विकासों को मिलाकर हम संरचनात्मक विकास कहते हैं। ठीक है। उसके पश्चात संरचनात्मक विकास एक निश्चित समय तक चलता रहता है, एक निश्चित क्रिया तक चलता रहता, अवस्था तक चलता रहता है, जिसे हम विवृद्धि तक बोलेंगे, युवावस्था तक बोलेंगे। उसके पश्चात फिर एक अवस्था ऐसी आती है जब वह विकास परिवर्तित होने लगता है। व्यक्ति जब आयु की एक विकास क्रम में हम अब बढ़ते बढ़ते जब उसकी शारीरिक क्षमताएं क्षरण की ओर जाने लगती हैं, वो विध्वंसात्मक विकास कहा जाता है कि उसके घुटने, जो जिस घुटनों पर वह बच्चा दौड़ता था, साइकिल चलाता था, कूदता था, मोटरसाइकिल चलाता था, अन्य बहुत सारी क्रियाएं करता था, वही घुटने फिर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। शारीरिक क्षमताएं हमारी क्षरण की ओर जाने लगती हैं, जिससे हम विध्वंसात्मक प्रक्रिया बोलते हैं कि हमारे शरीर में वो सारी चीज़ें ऋणात्मक रूप में हो रही हैं, घट रही हैं, क्षमताएं हमारी घट रही है, अवस्था हमारी कमज़ोर हो रही है, कान हमारे कम सुनते हैं, आँखों से हमें कम दिखाई देता है, हम बहुत देर तक बोल पाने में भी सक्षम नहीं रह जाते हैं, बहुत देर तक कार्य करने में भी सक्षम नहीं रह जाते हैं, हम जल्दी ही थक जाते हैं और हमारे सारी शारीरिक क्षमताएं भी धीरे धीरे क्षरण की ओर इसी से इंगित होता है कि होती चली जा रही हैं। ठीक है। जीवन के पूर्वार्ध में जो परिवर्तन होते हैं, विकास के कारण ही हमारे परिवर्तन होते हैं। विकास के कारण हमारे जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे जीवन के पूर्वार्ध में कहे जाते हैं। वो पूर्वार्ध में होने वाले परिवर्तन हमारे रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं और जीवन के उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन हमारे